respiration in plants. Okay, so then you will get to know about this enzymes. Okay, enzymes कैसे activity करते हैं अपना, because there you have to learn a lot of enzymes name. So after this chapter I'm going to start that one only, क्योंकि ये एक it will create a chain like structure. ठीक है. So enzymes are what? These are biocatalysts. First mark point, if you want to write the definition, these are biocatalysts. Okay. नेक्स्ट पॉइंट, दे गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर. ये अभी जब देखा जाएगा कि कैसे इफेक्ट होता है टेम्परेचर या पीएच या कंसंट्रेशन का, तो एंजाइम क्या क्या रिएक्ट करता है. बट if you want to write the definition, you can easily write enzymes are biocatalysts that increase or decrease the rate of biochemical reactions. Okay, that increase or decrease rate of biochemical reaction. This is proper definition of enzyme. Now, all the enzymes are protein, but all the proteins are not enzyme. This is a famous line which have been asked many times in many of the exams. Okay, so जितने भी enzymes हैं, they are what? They are protein molecules, but every protein molecule is not enzyme. So this is the famous line which you have to think about. Okay. नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया है, कौन सा एंजाइम है, सम एक्सेप्शन है, ये एग्जाम्पल नहीं है, दिस इज एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन कभी कभी क्या होता है, आरएनए भी एंजाइम की तरह एक्ट कर देता है, तो एक्सेप्शन हो गया राइबोजाइम और न्यूक्लियेज. ये राइबोजाइम एंजाइम हैज बीन आस्क्ड इन entrance exam of I think BHU. So it was asked like this, 4 options were given and it was like which of these act as an enzyme. So enzyme का कोई नामो निशान नहीं था, it was given ribozyme. So just to confuse, some parts of RNA also act as enzyme sometimes because they are very quickly mutated RNA molecules. So mutate करके क्या हो जाते हैं, enzyme activity perform करने लगते हैं, और उनमें से ribozyme जो क्या है वो भी क्या करता है, enzyme activity perform करता है. So जब कोई enzyme का नाम नहीं दिया था तो ribozyme दिया था. Okay. Next is enzyme का और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है. सो एंजाइम कोई भी रिएक्शन को कभी स्टार्ट नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, एक पुश क्रिएट करते हैं कि वो रिएक्शन जल्दी हो या देर में हो. या तो देखो 90% ऑफ टाइम दे क्रिएट अ पुश और दे स्पीड अप द ऑनगोइंग रिएक्शन, एंड 10% ऑफ टाइम यानी कि एक्सेप्शन टाइम या बहुत कोई इमरजेंसी टाइम है तब वो एनर्जी डिक्रीज वाला सिस्टम आता है. ओके, अदरवाइज एंजाइम ओनली एंड ओनली push the reaction going forward. They speed up the reaction and they provide lower activation energy, and the transition state gets lower due to the presence of enzyme, and then only product is formed quickly. तो enzyme का काम क्या है, जो एक मान लो ये हम लोग देखते हैं ना सीरीज, तो अगर मान लो कोई एक प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट में बनना है, ऐसे इतना ऊंचाई उसको ट्रांजिशन स्टेट अटैच करना है टीएस, तो एंजाइम क्या करता है, इसी ट्रांजिशन स्टेट को डिक्रीज कर देता है, इतने पे ही वो प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा. मैंने उल्टा लिख दिया है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट और ये प्रोडक्ट. देखो, तो जितना एनर्जी इसको यहाँ तक पहुंचना चाहिए था उस एनर्जी को डिक्रीज करके यहीं पहुंचा दिया और प्रोडक्ट क्या हो गया, जल्दी बन गया. तो एंजाइम का काम क्या है, वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, लेकिन कभी भी कोई रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते. वो स्टार्ट कभी होगा जब वो रिएक्टेंट जितने हैं वो एक साथ केमिकली एक्टिव रहेंगे और अपना रिएक्शन को खुद से ही स्टार्ट करेंगे, एंजाइम उसमें कोई हाथ नहीं लगाएगा. लेकिन जब एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, देन ओनली एंजाइम गेट्स स्टार्टेड एंड देन इट विल स्पीड अप और डिक्रीज द स्पीड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम नेवर चेंज द इक्विलिब्रियम. देखो, इक्विलिब्रियम यानी कि एक रिएक्शन मान लो ए से बी जा रहा है, ठीक है, तो उसमें जो भी इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन होगा, मान लो अगर ये 20 किलो जूल है तो यहाँ पे भी 20 किलो जूल में ही रहने देगा, इट विल नॉट चेंज. और मान लो यहाँ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए है, देन हियर विल बी आल्सो 3 मॉलिक्यूल ऑफ बी. दस एंजाइम डजंट टच एनीथिंग जो कि उस रिएक्शन को बिगाड़े, वो बस जाता है, रिएक्शन को बढ़ाएगा और वापस उस रिएक्शन से, मतलब उस रिएक्शन से अपना हाथ हटा लेगा, एंड देन द रिएक्शन विल फॉर्म द प्रोडक्ट. मीन्स it will just help in the equilibrium formation and it will not change anything in that equilibrium. Okay, so this is another characteristic of enzyme. Now the thing which I was talking about, enzyme कैसे act करता है, यानी कि activity of enzyme या भी कह लो कि function, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग इस पूरे डायग्राम को, what is the nature of enzyme action. enzyme कैसे act करता है,
and on based on this diagram only many questions have been asked. सिर्फ डायग्राम देख के पूछ लेता है कि व्हाट आर दीज थिंग्स रिप्रेजेंटिंग, इसको हटा देगा, इसको हटा देगा, इसको हटा देगा, और ये भी पूछता है कि इसका और इसका क्या मतलब होगा. सो मेनी थिंग्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस डायग्राम. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, देखो एज अर्लियर ऑल्सो आई हैव डिस्कस, अगर कोई सबस्ट्रेट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है फॉर्मेशन करना, ठीक इस जरिए से, तो for forming the transition state it is needing this much amount of energy like 128 joule. okay, अब देखो जब एंजाइम नहीं है तब पर्टिकुलर रिएक्शन को ट्रांजिशन स्टेट यानी कि हाईएस्ट लेवल पे आने में इतना एनर्जी लगा है 128 जूल. लेकिन अगर एंजाइम एक्ट कर रहा है तो इसका देखो कम हो गया ना, मान लो यहाँ लिख देते हैं 100 जूल. सो 28 जूल में क्या हो गया, एनर्जी कम ही लगेगा, और इतने ही कम एनर्जी में वो क्या करेगा, अपना हाईएस्ट ट्रांजिशन स्टेट क्या कर रहा है, अचीव कर ले रहा है. कौन, ये सबस्ट्रेट और द रिएक्टेंट. सो एक्टिवेशन एनर्जी, ये पॉइंट जिसपे क्या होता है एक सबस्ट्रेट अपना ट्रांजिशन स्टेट अचीव कर ले, दैट पॉइंट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन अगर पूछिए तो क्या हो जाएगा, द पॉइंट एट विच द सबस्ट्रेट इज अटेनिंग द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी. अभी ये सब आगे स्लाइड में आएगा स्टिल. और यही एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. सो क्वेश्चन पूछता है कि एंजाइम के प्रेजेंस की वजह से क्या चीज ऐसा इफेक्ट होता है कि जल्दी प्रोडक्ट बन जाता है. तो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, इसी वजह से क्या होता है, जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है एक सबस्ट्रेट. ठीक, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हायर ट्रांजिशन एनर्जी जो एक रिएक्टेंट अचीव कर रहा है तो उसमें क्या चेंजेस आता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, वो ट्रांजिशन स्टेट को लोअर कर देता है. ठीक, जब ट्रांजिशन स्टेट लोअर हो जाता है तो उस ट्रांजिशन लोअर स्टेट की ट्रांजिशन को अचीव करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी कम लगता है. तो अल्टीमेटली एंजाइम के प्रेजेंस में ट्रांजिशन स्टेट का कम होना और एक्टिवेशन एनर्जी का कम होना, ये क्या दिखाता है कि एंजाइम एक्ट कर रहा है और रिएक्शन क्या हो रहा है, जल्दी प्रोसेस होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, सो दिस इज व्हाट द होल नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन. दिस इज हाउ एन एंजाइम एक्ट. एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड और ग्राफ? Any doubt here? Again. Okay. See, how does an enzyme act? That I was telling you. Okay. So, एक पॉइंट ये है, सबसे पहला पॉइंट कि normal without the presence of enzyme, a substrate is achieving the highest energy. The substrate which is achieving the highest energy to reach this transition state is higher. मतलब कि जब वो सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम के एब्सेंस में काम करता है तो उसका ट्रांजिशन स्टेट जो है वो देर में, यानी कि वो ज्यादा एनर्जी लेके अचीव करता है. इस ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने के लिए उसके पास क्या होती है, इट रिक्वायर्स व्हाट, हायर पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन जब एंजाइम आ जाता है तो ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाता है, लोअर पोटेंशियल एनर्जी से ही क्या हो जाता है, अचीव हो जाता है. मतलब कि जो एनर्जी है, जैसे मान लो अगर हम लोग 100 रुपए देके उस ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच रहे हैं और हम लोग को क्या मिल रहा है कि कोई अगर हम लोग को एक साथी आके कोई बड़ा आके हम लोग के साथ डिस्काउंट करने लगे, या हम लोग के साथ कोई बड़ा जाए तो उस शॉपकीपर से डिस्काउंट में वो चीज 50 रुपए का ही दिला दे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा. सेम वे अगर कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ एक्ट करता है तो उसका क्या हो जाता है, एनर्जी कम लगता है, और कम एनर्जी में क्या कहता है, एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी अचीव कर लेता है, और जल्दी अचीव करने के बाद क्या होता है, वो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. तो सेम वे एंजाइम के एब्सेंस में ट्रांजिशन एनर्जी पाने में ज्यादा टाइम लगता है सबस्ट्रेट को, इट विल रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी. बट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम activation energy gets lowered and they can easily acquire the transition state without the expense of much energy and they will easily convert it into the product. So activation energy का definition क्या हो गया, the point at which any substrate is achieving the transition state is called as activation energy. जब भी कोई सबस्ट्रेट उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच जाएगा, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी. जितनी भी एनर्जी उस सबस्ट्रेट को चाहिए, जैसे कि हम लोग को चाहिए जितना भी एक पर्टिकुलर चीज को लेने के जितना पैसा चाहिए, वो क्या होता है हम लोग का रिक्वायर्ड अमाउंट. सेम वे इसका क्या है, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी. द पॉइंट एट विच ट्रांजिशन स्टेट इज गेटिंग रीच्ड is called as activation energy. Yeah, the energy that is required by the substrate to reach the transition state
is called as activation energy. अभी इसको पूरा स्लाइड आएगा, then you will get understand it more. Okay, तो 3 चीज यहाँ पे ये याद रखना है कि ट्रांजिशन स्टेट को कम करता है एंजाइम, दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देता है। एक्टिवेशन एनर्जी कब बढ़ाता है? सबस्ट्रेट का एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाता है, जिससे वो ट्रांजिशन स्टेट जल्दी अचीव कर लेता है। यानी कि ट्रांजिशन स्टेट कम हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा मिल गया और जल्दी मिल गया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जल्दी बन गया। ठीक, नाउ एनी डाउट? नो मैम। ओके, अगर अभी भी कोई डाउट है देन आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। थोड़ा देर आराम करने के बाद फिर से इस पे आते हैं। ठीक है, तो एंजाइम कैसे एक्ट करता है वी हैव सीन। नाउ इसको अफेक्ट कैसे कैसे करेगा। 3 factors are main which are affecting enzyme. One will be temperature, second will be pH, and the third will be concentration of the substrate. Concentration of substrate. Okay. So first ये हम लोग pH. यहाँ पे भी डायग्राम और ग्राफ इज इम्पोर्टेंट। देखो, जब भी कोई भी सबस्ट्रेट यहाँ से एक्ट करेगा और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने जाएगा, सो any substrate or any reaction requires an optimum amount of temperature to react and to form a particular product. ठीक है, तो जब भी 10 डिग्री राइज होगा टेम्परेचर में, एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डबल। अगर यहाँ से यहाँ जाने में 10 डिग्री राइज हुआ तो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ठीक, so you have to learn this sentence that every 10 degree increase in temperature, enzyme activity gets doubled, and the amount of temperature which is required for any substrate to reach into maximum reaction activity, that temperature will be called as optimum temperature. ऐसा टेम्परेचर जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन सबसे हाईएस्ट पीक पे हो, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ओके, and we know ideal optimum temperature in anything is around in between 20 to 30 degrees Celsius, but ये change होता रहता है according to the situation. Okay, now देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या थे? वहां पे सबस्ट्रेट क्या थे? इनएक्टिव थे। just wait, I have to draw it again. So in this area the temperature is inactive. सॉरी, तो ये सबस्ट्रेट क्या है? अभी इनएक्टिव है, लेकिन जैसे 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 हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि एंजाइम भी एक्ट कर रहा है। ठीक, फिर एंजाइम एक्टिविटी कब तक बढ़ेगी? जब तक वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे नहीं आ जाएगा, मतलब हाईएस्ट पीक और हाईएस्ट एक्टिविटी चल रहा है रिएक्शन का। फिर उसके बाद क्या होगा? कितना भी तुम टेम्परेचर बढ़ा लो, वो क्या हो जाएगा? एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये अब रिएक्शन अपने मैक्सिमम पीक तक पहुंच गया है। ठीक, नाउ कमिंग बैक टू द पीएच। सेम वे जैसे टेम्परेचर का था वैसा ही पीएच का भी है। देयर इज नो डिफरेंस। Only thing you have to remember कि optimum activity of pancreatic enzyme, this question have been asked, that is why I have written in a star. 7.8 pH है किसका? पैंक्रियाटिक एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो 7.8 pH ऑप्टिमम है उसके लिए। एवरी ऑर्गन हैज डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच, तो हर ऑर्गन का मान लो और हार्ट विल बी हैविंग डिफरेंट पीएच। स्टमक का पीएच एसिडिक रहता है, और फिर और भी कोई हार्मोनल एक्टिविटी लाइक गोनैड्स की एक्टिविटी या कोई और लाइक माउथ का पीएच। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीएच, मींस कि हर एक ऑर्गन का अपना अपना अलग ऑप्टिमम पीएच है वर्क करने के लिए। सो soon as the pH will increase, same way enzyme activity will be increase. लेकिन जब कोई भी रिएक्शन हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाएगा, उसके बाद एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक, नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसमें आता है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। उनके अकॉर्डिंग क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच रिएक्शन रीचेस हाफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। अब उनका कहना ये है कि एक रिएक्शन अपने पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा है तब तक जब तक तुम क्या बढ़ा रही हो? कंसंट्रेशन बढ़ा रही हो। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ा रही हो, रिएक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ रही है। एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ रही है, लेकिन कंसंट्रेशन एक पॉइंट आएगा कि ये कंसंट्रेशन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा। क्या अटेन कर लेगा? मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम पीक। और उस पीक के बाद कितना भी तुम कंसंट्रेशन बढ़ाती जाओगी, एंजाइम एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न ही रिएक्शन की स्पीड पे पड़ेगा। सेम वे रिएक्शन चलता चला जाएगा, न एंजाइम एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, न ही रिएक्शन की स्पीड पे। सो द पॉइंट एट विच on increasing the concentration, it will reaches the maximum velocity. That point is called as maximum velocity by half. That point is known as Michaelis-Menten constant.
और Km। ऐसा पॉइंट इन्होंने बताया कि जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ पहुंच जाए, मतलब आधा, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। जब आधा पहुंचता है तो ये कांस्टेंट दिखाता है, लेकिन स्टिल सबस्ट्रेट बढ़ाती जाओगी, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ता जाएगा एट कहाँ पे, जहाँ पे वी मैक्सिमम सबस्ट्रेट अचीव कर ले। यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट एक्टिविटी अब मैक्सिमम है, सबस्ट्रेट अब सॉरी एंजाइम एक्टिविटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, कितने, वी मैक्स पे। एंजाइम एक्टिविटी इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई। अब यहाँ पे कहीं भी सबस्ट्रेट तुम बढ़ाती जाओगी तो एंजाइम एक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, ना ही रिएक्शन बढ़ेगा। सो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट इज अ पॉइंट at which the substrate or the velocity is by velocity maximum by 2। जिसको हम लोग बोलेंगे माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। अब देखो एंजाइम की एक्टिविटी भी इनहिबिट होती है, यानी कि अगर हम लोग को कोई काम करना है तो कभी कभी क्या होता है, कोई अड़चन आने लगती है, या कोई हम लोग को कुछ काम करने से रोकने लगता है, या कोई पकड़ ही लेता है कि नहीं नहीं तुमको नहीं जाने देंगे, ऐसा होता है। तो सेम वे इन द एंजाइम एक्टिविटी देयर आर सम काइंड ऑफ इनहिबिटर्स दैट डजंट अलाउ द एंजाइम टू वर्क प्रॉपर्ली। So those kind of substances or products or the things which inhibit the activity of enzyme are called as enzyme inhibitors. So enzyme inhibitors, there are two different kinds, competitive one and non-competitive one। competitive one में क्या होता है, जैसे मान लो ये एक पर्टिकुलर एंजाइम है, ठीक, और यहाँ पे एक ये एंजाइम को इस मॉलिक्यूल से अटैच होना है ना, एंजाइम उसी शेप में अक्वायर करते हैं जहां उन्हें अटैच होते हैं, तो ये अटैचमेंट यहाँ पे एंजाइम को अटैच करना है, ये क्या है, एंजाइम है। और अब सेम वे इसी के जैसा इनहिबिटर तैयार कर लेगा अपने आप को, और ये इससे कम्पीट करेगा कि तुम्हें नहीं जाना है, हमें जाना है, ये इससे अटैच होने के लिए कोशिश करेगा रादर देन द एंजाइम। सो इस टाइप के इनहिबिटर्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, यानी कि दे विल रिजेंबल देयर होल स्ट्रक्चर सिमिलर टू द एंजाइम, सो दैट जो ये सबस्ट्रेट है ये कंफ्यूज हो जाएगा कि इसके साथ अटैच करें कि इसके साथ, तो कभी कभी इसके साथ अटैचमेंट हो जाता है इनहिबिटर के साथ, तो वो एक्टिविटी क्या हो जाती है, एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि वो पूरा रिएक्शन क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है या डैमेज हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कैसा इनहिबिटर गया है। तो competitive inhibitors are those kind of inhibitors that will resemble in their structure same way as the original enzyme, and they will compete for the attaching position of the substrate। ठीक है, जो एक्टिव साइट है उस एक्टिव साइट को अटैचमेंट के लिए वो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, कंपीट करेंगे, और जो सबस्ट्रेट से अटैच हो गया वैसा रिएक्शन प्रोसीड करेगा। एग्जाम्पल में यू हैव टू रिमेम्बर दिस वन, इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, इसका नाम क्या है, ये मेलोनेट इज द इनहिबिटर, जो कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का दुश्मन है एक तरह से। जब ये अपना काम करने लगता है तो क्या करता है, ये सेम स्ट्रक्चर है इसके जैसा, तो इसको रोकने लगता है कि नहीं ये हम जाएंगे एक्टिव साइट पे। अब होते हैं कुछ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है, अब जैसे पहले कई लोग तो तुम्हारे सामने आके खड़े हो गए, रोक रहे हैं, नहीं हम जाएंगे हम जाएंगे, बट नॉन कॉम्पिटिटिव वाले क्या करते हैं, ये लोग उनकी तरह रिजेंबल नहीं करते, लेकिन ये क्या करते हैं, पीछे से रोकते हैं। अब जैसे सम पीपल या कभी कभी दोस्तों में होता है, वो लोग पीछे से पकड़ के रोकेंगे कि नहीं 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 जाने देंगे। सेम वे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर लाइक दिस। अगर एक्टिव साइट ये है किसी एंजाइम का, लाइक ये एक एंजाइम है, अब इसका एक्टिव साइट यहाँ आगे से ये है, ये सॉरी ये सबस्ट्रेट ही एंजाइम है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव वाले क्या करते हैं, भाई आगे से तो जगह है नहीं, तो ये लोग पीछे से अटैक करते हैं, यहाँ से अटैच हो जाते हैं ये नॉन कॉम्पिटिटिव वाले। तो से देखो ये आगे से इसको कुछ नहीं किए, बट ये क्या हुए, डायरेक्ट पीछे से जाके अटैच हो गए। सो दीज काइंड ऑफ एंजाइम्स मींस दोस काइंड ऑफ इनहिबिटर्स which do not resemble the particular enzyme but they attach to a different site, different active site। active site से जो अलग पोजीशन होती है उस पे जाके अटैच हो जाएंगे सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए, भले वो साइट एक्टिव हो ना हो, उन लोग को उससे नहीं मतलब है, बस वो लोग अपना जाके क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो इन सब इस काइंड ऑफ इनहिबिटर को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये लोग थोड़ा क्या होते हैं, अकोडो टाइप के, कि हमें तुम्हारे जैसा रिजेंबल थोड़ी करना है, बस हम पीछे से जाके अपना काम कर लेंगे। सो सेम वे ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो जाएंगे। एग्जाम्पल में साइनाइड बाइंड्स विद द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नॉन कॉम्पिटिटिवली। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इट विल कम इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जब साइनाइड, इसको हम लोग कभी कभी साइनाइड पॉइजनिंग भी बोल देते हैं, क्योंकि जब ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ जुड़ता है तो पूरा रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। ठीक, ग्राफ में भी देख लेते हैं क्या क्या होता है। ग्राफ में अगर हम लोग देखें तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में ये सेम रह जाता है वी मैक्स, लेकिन ये चेंज हो जाता है,
माइकलिस मेंटन कांस्टेंट जो है वो 2 हो जाएगा, मतलब कि पहले जितना Km था वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के प्रेजेंस में और ज्यादा लगने लगा। अब नॉन कॉम्पिटिटिव वाले में ये सेम रहेगा, यानी कि Km सेम रहेगा, लेकिन वी मैक्स देखो पहले जितना था अब ज्यादा लग रहा है, किसके प्रेजेंस में, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के प्रेजेंस में। ठीक, तो दिस एंजाइम इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल जस्ट सी द स्लाइड। एनी डाउट, एंजाइम क्या है? यस सना, इज देयर एनी डाउट? No, ma'am. Okay, so again, enzyme क्या है? The term enzyme was coined by Kuhne. Enzymes are colloidal organic macromolecules which are mostly proteinaceous in nature except ribozyme, categorically active RNA. देखो यहाँ पे रहेगा ribozyme. This will be ribozyme. Okay, ribozyme enzyme which we have discussed already. Then these are essential for normal metabolism in the cell. Enzymes क्या होते हैं? Water soluble होते हैं नेचर में. This one is important characteristic. Then they are what? They are useful for catalyzing biochemical reaction in living cells. इसीलिए इन लोगों को क्या बोला जाता है? बायोकैटलिस्ट. Enzymes like any protein have primary, secondary and tertiary structures. अब देखो एंजाइम के पास क्या होता है? एक्टिव साइट होती है. Like now अगर मान लो ये एक पर्टिकुलर एंजाइम है तो ये साइट हम लोग क्या बोल देंगे? एक्टिव साइट. क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर एंजाइम चेंज इट्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर साइट. ठीक है, और इसको कहाँ किससे जुड़ना है? बेस्ड ऑन दिस हाइपोथेसिस हैव बीन आल्सो गिवन, जिसको हम लोग फेमसली लॉक एंड की हाइपोथेसिस बोलते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दैट साइंटिस्ट एक पर्टिकुलर एंजाइम का पर्टिकुलर लॉक होता है, सॉरी एंजाइम एक्ट करता है लॉक की तरह, और जो सबस्ट्रेट उससे अटैच होगा ये सबस्ट्रेट एक लॉक की तरह एक्ट करेगा और ये एंजाइम एक की तरह एक्ट करेगा. ठीक, तो हर एक सबस्ट्रेट का अलग अलग की होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस. ठीक, पर्टिकुलर एंजाइम विल गेट acted into the same kind of substrate which are having the same kind of key. ओके, तो सबस्ट्रेट के पास जिस तरह का लॉक सिस्टम होगा उस तरह का एंजाइम अपना की क्रिएट करेगा और देन दे विल अटैच टू द एक्टिव साइट. तो उस एक्टिव साइट को हम लोग बोलते हैं लॉक, और एंजाइम जो अपना शेप बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं की. तो दिस इज लॉक-इन की हाइपोथेसिस. ओके, एक्टिव साइट में क्या है? इट इज अ crevice or pocket of an enzyme into which particular substrate fits. Then thus enzyme catalyze reactions at a higher rate through their active sites. Enzyme function है specific pH and temperature. देखो पर्टिकुलर अगर उसके पास ऑप्टिमम pH और ऑप्टिमम टेम्परेचर है, देन एंजाइम, हर एक एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट रहता है वो सबस्ट्रेट के अटैचमेंट में हेल्प करता है. देन थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? It is an important quality of enzyme isolated from the organism who normally live under extremely high temperature. Example में hot thermal vents under the sea, circle rings. These enzymes have the ability to be stable and retain their catalytic power even at high temperature. अब बोल रहा है कि कुछ कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी है, लाइक those kind of organism और बैक्टीरिया का ले लो, they are also present in hot sulfur spring as well as they are also present in human beings. तो उनके अंदर भी कौन सी एंजाइम्स एक्ट करते होंगे? कुछ एंजाइम्स तो होंगे जो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर या लो पीएच या हाई पीएच पे भी क्या है? एक्टिव है, तभी उनके बॉडी का सारा काम कर रहा है. तो ये क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एंजाइम की, दैट दे आर हैविंग थर्मल स्टेबिलिटी इन देम. ओके, नाउ एक बेसिक सा डिफरेंस पॉइंट है बिटवीन एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट. एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है? सारे के सारे प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट द राइबोजाइम्स. लेकिन यहाँ पे क्या है? वेरिड स्ट्रक्चर होते हैं. जितने भी हम लोग कैटलिस्ट केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. मोड ऑफ एक्शन क्या है? दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी. इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. देखो सेम वे है, यहाँ पे भी एक्टिवेशन एनर्जी क्या करते हैं? कम कर देते हैं, तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. यहाँ पे भी सेम काम. इफेक्ट क्या है? नो इफेक्ट रहता है केसी पे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज यहाँ पे भी नहीं है. कंपैरिजन है ये, कंपैरिजन बिटवीन द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एंजाइम. देन स्पेसिफिसिटी क्या होती है? कि हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ये लेस स्पेसिफिक होते हैं. देन सैचुरेशन में क्या है? एंजाइम्स रीच अ मैक्सिमम रिएक्शन रेट विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड मोस्ट डू नॉट शो रिएक्टेंट सैचुरेशन. यानी कि एंजाइम का एक्टिविटी तब भी इसमें आए, सॉरी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं है. इसमें सबस्ट्रेट बढ़ाओगी, कैटलिस्ट का एक्टिविटी बढ़ेगा. लेकिन एंजाइम में क्या है? सैचुरेशन पॉइंट है कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लो, एंजाइम का एक्टिविटी नहीं बढ़ेगा. देन फेज में क्या है? ये होमोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं. ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों होते हैं. स्पीड में क्या है? इंक्रीज रिएक्शन को कितने से कहां तक इंक्रीज करता है? 10 to the power 3 से लेके 10 to the power 6 तक. और यहाँ पे क्या करता है? रेस बाय ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द इंक्रीज.
यानी कि ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाते इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, उससे ज्यादा एंजाइम एक्टिविटी काम करती है। देन सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड pH, दोनों ही सेंसिटिव होंगे, ये वाला ज्यादा सेंसिटिव होगा, ये वाला कम, यूजुअली नॉट सेंसिटिव, ये भी सेंसिटिव होता है बट कम होता है, ऑफन वेल वर्क वेल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। इसमें जितने एंजाइम दिए हैं बस वही एंजाइम इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वी डोंट हैव टू लर्न मच। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री द एंजाइम्स, ओके, इसमें बस यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम्स एंड नथिंग एल्स। This is actually a part of chemistry, not biology, so you have to remember this name only, and mainly ligases and isomerases and ligases, ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये वाला तो सबसे ज्यादा, आइसोमेरेजेस वाला, आइसोमेरेज एंजाइम, और so this one is most important in next the chapter which we are going to study, आइसोमेरेज को बहुत काम होगा, ये सिर्फ नाम याद कर लेना, अदरवाइज नॉट इम्पोर्टेंट। देन प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम क्या क्या है, सेम वही चीज, केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, एंजाइम्स आर एफिशिएंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, एंजाइम्स डीनेचर्ड बाय हीट। अच्छा, ये वाला पॉइंट नहीं लिखना है, देखो जब हम लोग किसी भी एंजाइम को हीट करते हैं तो उसका एक्टिविटी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो एंजाइम विल लॉस्ट इट्स एक्टिविटी, बट एज सुन एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर रीच होगा तो वो एंजाइम एक्टिविटी फिर से आ जाएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे रीनेचुरेशन। ठीक, नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी वो कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन में परफॉर्म करेगा। फिजिकल चेंजेस क्या है, आर दोज इन विच शेप ऑफ मॉलिक्यूल और सब्सटेंस चेंजेस विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड। ये सारा पार्ट केमिस्ट्री का ही है। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज वो है कि उस पर्टिकुलर चीज का बॉन्ड वगैरह नहीं टूटता, वो सेम रहता है, बस उसको ब्रेक कर दिया जाता है पर्टिकुलर अमाउंट में। ठीक है, लाइक कटिंग ऑफ एप्पल्स, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, like cutting a piece of paper, everything, melting of ice, water, these are what physical changes. Chemical change में आएगा burning, candle का reaction बनना, burning of magnesium ribbon, these are will come into chemical changes. Then metabolic pathway, it is a multi-step chemical reaction in which each step is catalyzed by the same enzyme. ये metabolic pathway biology में बहुत important है, and especially in photosynthesis, क्योंकि हम लोग सीरीज ऑफ स्टेप्स पढ़े थे फोटोसिंथेसिस में, तो एंजाइम उसमें भी काम करते थे। और रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इन दोनों में ये मेटाबॉलिक पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ एनी केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम विल एक्ट अपॉन एंड देन दैट बायोकेमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। लाइक ग्लूकोज का 2 पायरिक एसिड, ये क्या है, ये पूरा रिएक्शन क्या बता रहा है, ग्लाइकोलिसिस का एक सिंप्लीफिकेशन है। ग्लाइकोलाइसिस में ही क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के 2 पायरिक एसिड भी बनता है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी। तो ये क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे, जिसके हर स्टेप में एंजाइम एक्ट किया है। देन ड्यूरिंग द अबव रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस, वही 10 डिफरेंट एंजाइम्स हैं, वही चीज बोल रहा है, 10 डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज करते हैं। Same pathway also gives rise to a variety of different metabolic end products with 1 or 2 additional reaction. ये काम का नहीं है, अभी जब next chapter पढ़ेंगे then it will be important. Then function of enzyme क्या क्या करता है, for a chemical reaction to proceed the substrate must bind to enzyme at active site within the cleft or pocket. देखो क्या कह रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को आगे जाने के लिए सबस्ट्रेट को कहाँ बाइंड होना पड़ता है, एंजाइम के एक्टिव साइट पे। यानी कि मान लो अगर ये एक एंजाइम अपना जगह बनाया है तो सबस्ट्रेट भी क्या रहेगा, इसी में आएगा और अटैच होगा। फिर क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस। ये वाला पॉइंट, ये क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। देन दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांजिएंट फेनोमेना ड्यूरिंग द स्टेट व्हेन सबस्ट्रेट इज बाउंड। दिस हाइपोथेसिस इज नोन एज लॉक एंड की मैकेनिज्म। It enzyme active site, a new structure substrate is called, was given by Emil Fischer 1984, transition structure is formed। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर एंजाइम का वी हैव सीन कि मान लो ऐसे साइज है और सबस्ट्रेट भी है लाइक दिस, सो द अटैचमेंट ऑफ दिस एंजाइम विद दिस सबस्ट्रेट, एंजाइम ये सबस्ट्रेट, जब ये लोग अटैच हो जाएंगे, एंजाइम ये सबस्ट्रेट, ये फेज क्या बोल रहा है, enzyme substrate complex, enzyme substrate complex, and it will only form at the time of reaction, means it will be just bind to the substrate only during the time of reaction. Once the reaction is done,
the enzyme will get separated from the substrate and the product will form. ठीक है, enzyme अटैच होगा सबस्ट्रेट के साथ तब तक जब तक रिएक्शन चल रहा है और रिएक्शन को प्रोडक्ट बनाना है, उसी बीच ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, अदरवाइज वो जब प्रोडक्ट में बन जाएगा एंजाइम अपना वहां से हट जाएगा। और इसी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और देखो ये पर्टिकुलर शेप क्रिएट किया, इसी शेप में ये सबस्ट्रेट अटैच हुआ, तो इसी हाइपोथेसिस को क्या बोला जाता है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ये पर्टिकुलर शेप क्रिएट करना, द एंजाइम सबस्ट्रेट हैव an active site of various shapes and sizes where they will attach with one another, and this hypothesis is called as lock and key हाइपोथेसिस। ओके, कि पर्टिकुलर एंजाइम अपना जो शेप क्रिएट किया रहता है उसके पास जो क्रेवाइसेस या जो पर्टिकुलर शेप एंड साइज है उसी हिसाब से वो क्या करता है, सबस्ट्रेट में अटैच होता है, यानी कि सबस्ट्रेट उसी हिसाब से एक्टिव साइट में अटैच होता है एंजाइम के। तो इस टाइप के सिस्टम अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ओके, देयर आर मेनी हाइपोथेसिस जिसमें से लॉक एंड की फेमस है। Then after the expected reaction of breaking and making of bond is completed, the product is released from the active site and substrate gets transformed into the structured product. वही सेम चीज की जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, दिस विल गेट सेपरेटेड, ये सेपरेट हो जाएंगे, एंजाइम वापस से अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ये एंजाइम अपना काम करके वापस बाहर निकल जाएगा। देन स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस। अब यही चीज बता रहा है कि रिप्रेजेंटेड थ्रू अ ग्राफ, सेम वही चीज। फॉलोइंग लेवल्स आर नोटिस इन द एनर्जी लेवल ऑफ एस एंड पी। एस क्या है, पी पोटेंशियल एनर्जी है, एस क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे ये S और P सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का बात है। When P is at lower level than S, reaction is exothermic or spontaneous. S यानी सबस्ट्रेट से कम है जब प्रोडक्ट, तो वो कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रहा है बाहर की तरफ, कोई भी सप्लाई ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन when P is at higher level than S, रिएक्शन इज इंडोथर्मिक, यानी कि उसको उस वक्त एनर्जी चाहिए होगा। तो वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी। दिस ग्राफ learn it so that you can remember each and every point. ये अभी मैंने बताया ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट the amount of energy which are required by the substrate to receive the maximum reaction energy, वो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। and activation energy is what, the amount potential energy required by any substrate to achieve this transition state is known as activation energy। और यही एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करता है, तभी क्या होता है, रिएक्शन फास्ट हो जाता है। It proves that whether it is exothermic or endothermic, S has to go through a much higher energy state, यानी कि transition state. The difference between average energy content is called activation energy। यहाँ से देखो, ये तो समझ लो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, so you can learn the previous definition। Substrate transition state is called as activation energy। यही एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी गेट्स डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ओके, यही एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम के प्रेजेंस में डिक्रीज हो जाता है और तभी क्या होता है, एक सबस्ट्रेट जल्दी किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, सेम वही चीज इसमें उस ग्राफ को यहाँ एक्सप्लेन किया है। Enzyme has a substrate binding site in its molecule in order to form a highly reactive enzyme substrate complex. This complex is short lived, क्योंकि जब तक रिएक्शन होगा तभी चलेगा, उसके बाद खत्म। And it dissociates its product and unchanged enzyme with an immediate formation of enzyme product complex। enzyme substrate के बाद enzyme product के बाद enzyme अलग, product अलग। Hypothesis is known as lock and key mechanism given by Emil Fischer। Catalytic cycle of enzyme action can be described as कैसे, पहले क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे एंजाइम के बाइंड हो रहा है और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। देन बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप सो दैट इट कैन फिट मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। यहाँ पे क्या होगा, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट, ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट ड्यू टू व्हिच द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। The enzyme releases the product of the reaction and free enzyme is ready to bind with another molecule of the substrate so that it can run through the catalytic cycle once again। इसमें बोल रहा है कि पहले ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट है, रिएक्शन से पहले ये लोग क्या कर रहे हैं, ये पहला स्टेप है,
ये अटैच हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या बोल रहा है कि और टाइटली बाउंड हो रहा है, यानी कि ये दोनों जो शेप में चेंज किए थे वही सेम चीज और टाइटली बाउंड हो रहे हैं, प्लस ये प्रोडक्ट के पास भी जा रहा है। टाइटली बाउंड होकर ये धीरे धीरे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, ये दोनों, फिर ये प्रोडक्ट बना लेगा, ये अलग वापस। तो यही चारों स्टेप है एंजाइम की एक्टिविटी में। आप देखो फैक्टर्स क्या क्या है, वही सेम चीज, टेम्परेचर, पीएच और कंसंट्रेशन। टेम्परेचर और पीएच का देखो कैसे है, सेम वही चीज ग्राफ में। और इसमें पीएच सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक पर्टिकुलर सैचुरेशन पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। सो एंजाइम जनरली वर्क एट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, and each enzyme shows highest activity at a specific temperature and pH, known as temperature and optimum pH. Example, amylase function at 37 degree. देखो, as I told you earlier, every enzyme activity prefers their own temperature and own pH. हर organ या हर जगह का temperature, pH अलग अलग होगा। हर enzyme की activity का जो preferences हैं वो अलग अलग होंगे। कोई enzyme 12 डिग्री पे ही अच्छा परफॉर्म कर देगा, तो कोई enzyme 40 डिग्री सेल्सियस अच्छा परफॉर्म करेगा। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा एंजाइम है वहां पे। देन ड्यूरिंग लो टेम्परेचर द एंजाइम इज प्रिजर्व्ड टेम्परेरीली इन इनएक्टिव स्टेज, वेयरएज एट हाई टेम्परेचर इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। जब डिस्ट्रॉय होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डीनेचुरेशन। और जब वापस से वो एक्टिविटी आ जाती है तो हम लोग उसको रीनेचुरेशन बोलते हैं। The enzyme activity decreases with decrease in temperature, therefore organs are kept in low temperature during transport for transplantation in human beings. अब देखो, इसलिए हम लोग खाना वगैरह को फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, खत्म नहीं होती, बस कम होती है। इसीलिए हम लोग खाना को फ्रिज में रखते हैं। या वी ट्रांसपोर्ट मेनी लिविंग बीइंग्स फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर बाय कीपिंग देम इन हाई लोअर टेम्परेचर, ओके, सो दैट वो एक्टिविटी चलता रहे बट वो स्लोली चले। देन कंसंट्रेशन में क्या है, increases with the increase in concentration of substrate, the velocity of enzyme reaction rises at first. लेकिन देखो, finally reaches a maximum velocity, यहाँ पे रहेगा एक V max is the maximum velocity which does not exceed by any further rise in concentration of substrate. पहले बोल रहा है कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, एंजाइम एक्टिविटी का जो वेलोसिटी यानी कि जो एक्टिविटी एंजाइम कर रहा है वो फास्ट होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर वी मैक्स यानी कि वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी जब मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद तुम कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा लो सबस्ट्रेट का, इट विल नॉट अफेक्ट दैट एंजाइम एक्टिविटी। देन एंजाइम का इनहिबिशन क्या है, the enzyme activity is also sensitive to the presence of specific chemicals that shuts the enzyme the moment they bind to the enzyme. This process is known as inhibition and the chemical responsible are known as inhibitors. बहुत सारे inhibitors हैं, जैसे कि cyanide, heavy metals, salts. The factors that activate the activity of enzyme are known as activators. अब देखो, हम लोग जैसे इनो कभी कभी डालते हैं पानी में, तो वो स्टार्ट में क्या होता है, बहुत ज्यादा बुलबुला देता है, फिर वो खत्म हो जाता है। तो उसमें क्या रहता है, इनो इज अ काइंड ऑफ एक्टिवेटर विच वी आर मिक्सिंग इनटू द वाटर, ठीक। तो सेम वे एंजाइम एक्टिविटी को और अच्छा करने के लिए हम लोग कुछ एक्टिवेटर को भी मिलाते हैं, ठीक। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है, वही सेम चीज, रिजेंबल करेगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के साथ और कम्पीट करेगा बाइंड होने के लिए। एग्जांपल में सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट। कोफैक्टर्स यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव नहीं दिया है, बट वो भी होते ही हैं। कोफैक्टर्स देखो क्या है, अब कुछ एंजाइम क्या होते हैं, वो एक्चुअली नॉन प्रोटीन पार्टिकल्स रहते हैं, लेकिन वो प्रोटीन की तरह मतलब एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर्स, ठीक। These are non-protein constituent of conjugated or compound enzyme associated with apoenzymes of the enzyme portion. Apoenzyme, अभी when you will study the whole detailed structure of enzyme, तो उसमें एक particular area आता है apoenzyme. Apoenzyme में क्या रहता है, कोई भी नॉन प्रोटीन पार्टिकल अटैच रहता है, लेकिन then also it will act according like an enzyme. It is already studied that simple enzymes are composed of one or several polypeptide chain. However, there are a number of cases in which non-protein constituents called cofactors bound to enzyme in order to make catalytic active. सेम वही चीज बोल रहा है कि कभी कभी जो कोफैक्टर्स हैं वो एपोएंजाइम के नॉन प्रोटीनेशियस पार्टिकल जुड़ के तब भी एंजाइम की एक्टिविटी को और अच्छा करते हैं, तो वो कोफैक्टर्स भी एक तरह से क्या हो गए, एंजाइम ही हो गए। अब कोफैक्टर्स कितने टाइप के हैं, कोएंजाइम्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं। तो बेसिकली कोएंजाइम्स क्या होते हैं, वही सेम नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है, लूजली बाउंड रहते हैं, और ये क्या है, टाइटली बाउंड रहते हैं। ये कोएंजाइम्स है कोवैलेंट बॉन्ड, ये नॉन कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ये जो हमने वो पढ़ा था ना, हीम का स्ट्रक्चर, इसमें ये प्रोस्थेटिक ग्रुप का अटैचमेंट था। हीम जो टाइटली बाउंड थे, चारों एफी के बीच में
स्ट्रक्चर बना था उसमें आएगा ये प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला। और कोएंजाइम्स में वी हैव स्टडीड NADP, विटामिन्स, FADH, NADH, तो उन सब में ये क्या है, कोएंजाइम्स है, जो कि लूजली बाउंड रहते हैं, ठीक। So in this way, this chapter also gets completed. Any doubt in this whole chapter anywhere? Sana, I'm not able to hear you. Can you speak a little louder? मैम प्रोस्थेटिक ग्रुप किसमें पाए जाते हैं? Prosthetic group. Prosthetic group basically जो हायर हेवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लाइक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, लाइक मैग्नीशियम का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में भी देखो जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स जो बहुत हैवी हैं, या मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप लगेगा। या फिर जो बहुत बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए, प्रोटीन के ही मॉलिक्यूल होते हैं वो, तो उसमें भी क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम आता है, यानी कि उसमें रिएक्शन कराने के लिए एंजाइम एक्टिविटी कौन सी आएगी, प्रोस्थेटिक ग्रुप वाली, ठीक। एनी अदर डाउट? नो मैम। Okay, so I will keep the class up to here today.